नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें और अपने लक्ष्य की ओर निश्चित होकर आगे बढ़ें। आज हम इस वीडियो में आपको जीन पियाजे से रिलेटेड A to Z जानकारी आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसको कंप्लीट इस वीडियो में आज हम करेंगे। फुल कॉन्सेप्ट को देखेंगे, मज़ेदार उदाहरण के साथ देखेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं पे भी कोई भी वीडियो अब देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वीडियो चाहे थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स आपके 100% पेपर में देखने को मिलते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सीखेंगे और इस वीडियो के बाद कोई भी वीडियो आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप अगर वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, और वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और बताइएगा कि वीडियो समझ में आई या नहीं आई। टॉपिक हमने जो देखा वो उस टॉपिक में कोई कॉन्सेप्ट रह गया, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये भी आप बताइएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए देखिए, वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया है, अपना टॉपिक स्टार्ट हो गया है। समझिए टॉपिक का क्या नाम है। टॉपिक का नाम है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये देखिए सामने आप देख रहे हो, ये पियाजे जी हैं। ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये स्विट्जरलैंड के हैं। कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। इनका ये कथन है, इस कथन को आप डायरेक्ट याद करिएगा। ये कथन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। यानी इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ की रचना सक्रिय रूप से करते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं दोस्तों? टोटल 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। इन्हीं 4 अवस्थाओं से क्वेश्चन बार बार पूछता है, घुमा फिरा के पूछता है, उलझा के पूछता है। ठीक है, हम एक एक क्वेश्चन, एक एक इसकी स्टेज जो बताइए, अवस्था बताइए, एक एक अवस्था को अच्छे से समझेंगे और विभिन्न टाइप के उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले इनकी अवस्थाओं को देख लीजिए। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की टोटल 4 अवस्था बताई हैं। कौन कौन सी 4 अवस्था हैं वो, उनको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी पे, और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा समय भी दूंगा। देखो, जो पहली अवस्था है ये है संवेदीगामक अवस्था। क्या है? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम इंद्रियानुभव सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी का जो नाम है वो है संवेदी पेशीय अवस्था, भी इसी को बोलते हैं। और इसी को हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। तो संवेदी पेशीय अवस्था की बात हो, या संवेदी गामक अवस्था पूछे, या इंद्रियानुभव पूछे, ठीक है, तो आपको इसकी जो एज का समय है वो रखना है याद, जन्म से 2 वर्ष। क्या रखना है आपको? जन्म से 2 वर्ष। ये हो गई फर्स्ट स्टेज। अब देखो यहाँ पे सेकेंड स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर प्राग संक्रियात्मक अवस्था। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी, वीडियो अंत तक अवश्य देखना। तो ये जो स्टेज है, इसकी जो एज है वो है दोस्तों 2 से 7 वर्ष। क्या है? 2 से 7 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए थर्ड स्टेज, जो उन्होंने थर्ड स्टेज बताई है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है, देखिए यहाँ पे, ठोस संक्रियात्मक अवस्था। क्या है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम कहते हैं स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, और इसी को हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो चाहे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो, चाहे ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात हो, चाहे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था की बात हो, ठीक है, मूर्त, ठोस, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, एज आपको ध्यान रखनी है 7 से 11 वर्ष। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब देखो, जो चौथी वाली इन्होंने जो स्टेज बताई है, क्योंकि 4 अवस्थाएं बताई हैं, 3 हम बता चुके हैं, और चौथी देखो क्या है? अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो अमूर्त वाली है, यानी हम कह सकते हैं फॉर्मल वाली है। ठीक है,
अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, इसकी जो एज है 11 से 15 वर्ष है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और आपको चाहें तो नोट्स अपने आप बनाते हुए चलना या फिर आप ले भी सकते हैं। तो चलिए, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और चारों अवस्थाएं आपके समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। चलो, अब अपने एक एक करके अपने लोग क्या है, एक एक अवस्था को अच्छे से समझेंगे। देखो, पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था है इंद्रिय गामक अवस्था, यानी सेंसरी मोटर स्टेज। इसकी एज कितनी है? तो इसकी एज है जन्म से 2 वर्ष, यानी जो बच्चा है उसकी एज कितनी है? जन्म से 2 वर्ष। अब आप ये समझो भाई, इंद्रिय गामक अवस्था है क्या, यानी इंद्रिय गामक अवस्था क्या है, तो इसके बारे में समझो। देखो, जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम इंद्रिय गामक अवस्था कहते हैं। जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या बोल रहे हैं? इंद्रिय गामक अवस्था बोल रहे हैं। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो बच्चा इंद्रियों जैसे क्या है? जैसे देखो, देखना, सुनना, छूना या चखना और शारीरिक क्रियाओं जैसे हाथ पैर हिलाना, पकड़ना या फिर मुंह में डालना के माध्यम से सीखता है। ठीक है, जैसे हाथ पैर को हिलाता है बच्चा और पकड़ता है, जैसे उसने कोई चीज़ ठंडी वस्तु पकड़ी या गर्म वस्तु पकड़ी तो पता लग जाएगा ये गर्म है, तो वो दोबारा नहीं पकड़ेगा। ठीक है, मुंह में डालना, अगर उसे कड़वी चीज़ लगेगी तो वो दोबारा नहीं डालेगा। तो ये क्या है? शारीरिक क्रियाएं हैं। और देखना, जैसे देख के, ठीक है, सुनना, छूना, चखना, ये सब क्या हैं? ये सब शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से बच्चा जो है सीखता है। यानी आपने क्या समझा कि इसमें जो बच्चा है, बच्चा सोचकर नहीं बल्कि करके सीखता है। बच्चा इसमें क्या है? सोचकर नहीं बल्कि करके सीखता है। ये इसका कीवर्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। आपने क्या समझा? एक बार मैं रिवाइज फिर से करा देता हूँ। आपने समझा कि भैया जन्म से 2 वर्ष की जो अवस्था है इसी को हम इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं। इस अवस्था में जो बच्चा है वो देखकर, सुनकर, छूकर और चखकर और जो शारीरिक क्रियाएं हैं जैसे हाथ पैर का हिलाना, पकड़ना, मुंह में डालना के माध्यम से बच्चा सीखता है। बच्चा इस स्टेज में सोचता नहीं है, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं होता, सोचने का काम नहीं करता है, बल्कि क्या है? बल्कि करके बच्चा यहाँ पे सीख रहा है। कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा करके सीख रहा है? तो वो अवस्था है जन्म से 2 वर्ष। इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए, अब एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसको डीप में ले जाके, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है डीप से। क्या है? समझो। देखो, इंद्रिय गामक अवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं? तो जो मुख्य विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को जानो। आज हम इस वीडियो में डीप में ही चल के चर्चा करेंगे। देखो, इंद्रिय अनुभव द्वारा सीखना, यानी इंद्रिय अनुभव के द्वारा सीखना। जैसे अगर हम जैसे कहें तो समझो, जैसे बच्चा वस्तुओं को मुंह में डाल लेता है। जैसे कोई भी गेंद आप देखोगे, पेन देखोगे या कुछ खाने का कुछ भी सामान रखा होगा वो तुरंत उठाएगा और मुंह में डाल लेगा, या फिर हाथ से पकड़ना। ठीक है, जैसे मान लो आप आए बाहर से और आपने मेज पे चाबी रख दी या मेज पे कुछ और चीज़ रख दिया, तो बच्चा आएगा तुरंत हाथ से पकड़ लेगा, तो हाथ से पकड़ना है। फेंकता है, जैसे आप कुछ भी चीज़ दे रहे हो बच्चे के लिए और वो बच्चा उसे पसंद नहीं कर रहा है तो आप दोगे, तुरंत आपके ऊपर फेंक देगा बच्चा। ठीक है, और हिलाता है, जैसे कोई चीज़ उठाएगा और हिला के आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? वस्तुओं को यानी मुंह में डालना, हाथ से पकड़ना, फेंकना और हिलाना, ये इंद्रिय अनुभव द्वारा सीखना है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे समझो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपसे कहूँ तो उदाहरण के तौर पे क्या है? देखिए, बच्चा जो होता है वो खिलौना देखकर पहले उसे मुंह में डालता है, क्योंकि उसके लिए मुंह सीखने का प्रमुख साधन है। ठीक है, तो ये हो गई इंद्रियों द्वारा सीखना। अब देखो, दूसरी हेडिंग इसकी समझो, वो है प्रतिवर्त क्रियाएं। प्रतिवर्त क्रियाएं क्या हैं इसको थोड़ा सा समझो आप। ठीक है, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी। पेपर में कोई भी क्वेश्चन जो आएगा वो गलत नहीं होगा। इस अवस्था की शुरुआत जो होती है वो जन्मजात प्रतिवर्त क्रियाओं से होती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण देखो, मुंह में उंगली डालते ही चूसना। आपने देखा होगा, आप भी बचपन में जब होगे तो मुंह में उंगली डाल ली, अंगूठा डाल लिया और उसे चूस रहे हैं। कहा नहीं जाता क्या इसमें अंगूठा जो चूस रहे हो आप, इसमें क्या दूध निकल रहा है क्या? तो ये क्या है? मुंह में उंगली डालते ही चूसना। तेज आवाज़ पर चौंक जाना, जैसे ही अगर आप घर में ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, तेज आवाज़ में बात करेंगे तो बच्चा का क्या है? चौंक जाएगा। तो ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है।
माँ की उंगली पकड़ लेना, ठीक है। तो माँ की उंगली पकड़ लेना, ये जो उदाहरण है ये प्रतिवृत्ति क्रिया हो रही है, ठीक है। लेकिन आपको स्टेज ध्यान रखनी है, ये क्या है, संवेदी पेशीय अवस्था है, सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी एज जो है वो जन्म से 2 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। यहाँ से सीधे सीधे इन्हीं एग्जाम्पल को वो जोड़ जोड़ के आपको देगा, जोड़ तोड़ के आपको देगा और यहीं से पूछ लेगा 1 नंबर, ठीक है। अंदर से पूछता है डीप में जाके, इसलिए मैं इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझाऊंगा इस टॉपिक को, जिससे कि दूसरा टॉपिक आपको कहीं पे भी देखने की आवश्यकता ना पड़े। ये जो मैं हेडिंग है, इस हेडिंग का मतलब समझो, ये कई बार पेपर में छप चुका है, ठीक है। समझो, देखो, वस्तु स्थायित्व का अभाव, यानी शुरुआत में बच्चा यह नहीं समझ पाता कि जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं वह भी मौजूद रहती हैं, यानी वस्तु स्थायित्व का क्या है, अभाव, ठीक है। इसको समझो कि भाई शुरुआत में जो बच्चा होता है यह नहीं समझ पाता है कि जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं वह भी मौजूद रहती हैं। उदाहरण, यदि बच्चे के सामने से खिलौना ढक दिया जाए, यदि बच्चे के सामने से जो खिलौना है वो ढक दिया जाए तो बच्चा उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करता है। आपने देखा, यानी वस्तु स्थायित्व का क्या है, अभाव है। शुरुआत में बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि जो वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं वह भी हमारे पास में क्या है, मौजूद रहती हैं। उदाहरण के तौर पे समझो, यदि बच्चे के सामने से खिलौना ढक दिया जाता है तो बच्चा उसे ढूंढने का प्रयास नहीं करता। ये जो है लगभग 18 से 24 माह में वस्तु स्थायित्व जो है विकसित हो जाता है। वस्तु स्थायित्व कब विकसित होता है, तो 18 से 24 माह में हो जाता है, ठीक है, विकसित हो जाता है। अब देखो अगला पॉइंट है हमारा, वो है क्रियाओं की पुनरावृत्ति। क्या है, क्रियाओं की पुनरावृत्ति, यानी रिपीटेशन ऑफ एक्शन। क्रियाओं की पुनरावृत्ति क्या है, इसके बारे में समझो। क्रियाओं की पुनरावृत्ति भी इसी अवस्था में होती है, संवेदी पेशीय अवस्था में होती है, सेंसरी मोटर स्टेज में होती है, जिसकी एज जन्म से 2 वर्ष है। बच्चा एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है। बच्चा क्या करता है, बच्चा एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है क्योंकि उसे उसमें आनंद मिलता है, क्योंकि उसे उसमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो देखो, जैसे खिलौना बार बार फेंकना, जैसे आपने हाथ में उसके खिलौना दिया, बच्चा तुरंत फेंक दिया, आपने फिर उठा के दिया, बच्चे ने फिर तुरंत फेंक दिया। तो क्या है, बार बार क्या है, खिलौने का बार बार फेंकना, क्योंकि उसे फेंकने में बार बार क्या है, आनंद आ रहा है। चम्मच गिराकर माँ की प्रतिक्रिया देखना, यानी चम्मच को हाथ से गिरा देगा और अपनी माँ की क्या है, प्रतिक्रिया देखेगा। तो ये क्या है, ये क्रियाओं की पुनरावृत्ति है। और जो स्टेज जो चल रही है वो है संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था, ठीक। अगला समझो, अगला जो हमारा हेडिंग है वो है कारण परिणाम की समझ, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है ये समझो, क्योंकि यह भी इसी स्टेज का हिस्सा है। कारण परिणाम की समझ, यानी बच्चा समझने लगता है कि उसकी क्रिया से कोई परिणाम होता है, यानी बच्चा यह समझने लगता है कि उसकी क्रिया से कोई परिणाम होता है। अगर मैं उदाहरण के तौर पे देखूं तो जैसे बटन दबाने से खिलौना बजता है, यानी बटन दबाया और खिलौना क्या है, बजने लगा। रोने से माँ आ जाती है, यानी जैसे ही बच्चा रोता है वैसे ही क्या जाता है, माँ आ जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब एक्टिविटी किस अवस्था की हैं, ये एक्टिविटी सारी की सारी संवेदी पेशीय अवस्था की हैं। अब जीन पियाजे का उद्देश्य व्यवहार समझिए। देखो अब क्या है, अब जो है, अब बच्चा उद्देश्य के साथ कार्य करने लगता है। जैसे उदाहरण, यानी खिलौना पाने के लिए तकिए को हटाना, यानी खिलौना पाने के लिए तकिए को हटाना। अगर मान लो तकिए के नीचे खिलौना रख दिया है तो बच्चा खिलौना पाने के लिए तकिए को हटाने लगता है। बोतल उठाकर मुंह तक ले जाना, यानी बोतल को उठाकर मुंह तक ले जाना। ये सब जो बातें हैं, कौन सी स्टेज चल रही है अभी, याद रखना, संवेदी पेशीय अवस्था, भूलना नहीं है, क्योंकि मैं अंतिम बार रिवीजन करा रहा हूँ इसका, ठीक है। कई बार मैं रिवीजन करा चुका हूँ, ये फाइनल रिवीजन समझो। जीन पियाजे का इसके बाद टॉपिक नहीं आएगा। भाषा विकास, भाषा का प्रारंभिक विकास, यानी इस अवस्था में भाषा जो है वो पूर्ण विकसित नहीं होती। ध्यान रखना, ये जो अवस्था है, कौन सी अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था। इस अवस्था में जो भाषा है वो पूर्ण विकसित नहीं होती, लेकिन आवाज निकालना,
बड़बड़ाना, जैसे ब ब म, इशारों द्वारा अभिव्यक्ति, ये शुरू हो जाती है। ठीक है, भाषा का प्रारंभिक विकास। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो देखो, बच्चा जो होता है वो पानी के लिए रोता है और यह इशारा करता है। ठीक, अब देखो फैक्ट की बात, जो इसमें फैक्ट डाला गया है इसको समझिए, ये आपके काम का है। अब फैक्ट क्या है, देखो फैक्ट ये है आपका, भाई जो इंद्रिय गामक अवस्था है ये वह अवस्था है जिसमें बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। ये पॉइंट आपके बहुत मतलब का है, क्योंकि यही पॉइंट जो है सीधे सीधे आपको सीटेट में 100% सफलता दिलाएगा। क्यों दिलाएगा? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा वह कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये संवेदी पेशीय अवस्था है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसकी जो एज है वो जन्म से 2 वर्ष है। इस एज में बच्चा जो है वो इंद्रियां और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। चलो, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। देखो कैसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है, कैसे आपको याद रखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ क्या इस एज में तर्कशील सोच होगी, आप कहोगे जी नहीं, संवेदी पेशीय अवस्था है, इसमें तर्कशील सोच कहाँ से आ गई। इस एज में तर्कशील सोच कुछ होती ही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या बच्चा प्रतीकों का प्रयोग करता है, आप कहोगे इतना छोटा बच्चा है, संवेदी पेशीय अवस्था है, 0 से 2 वर्ष की एज है, तो क्या इसमें प्रतीकों का प्रयोग होगा। इस एज में प्रतीकों का प्रयोग का कुछ भी नहीं प्रयोग होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। नेक्स्ट है कल्पना। अगर मैं कहूँ कि भैया इस स्टेज में कल्पना होती है तो आप कहोगे कल्पना नहीं होगी, यानी जन्म से 2 वर्ष संवेदी पेशीय अवस्था, क्या इसमें कल्पना बच्चा कर पाएगा। आपका जवाब होगा जी नहीं, कल्पना नहीं कर पाएगा। अब जो काम की चीज़ है वो काम की चीज़ क्या है इसे समझो। काम की चीज़ है सीखना। सीखना क्या है, सीखना अनुभव और क्रिया से होता है। सीखना क्या है, अनुभव और क्रिया से होता है। तो एक जो स्टेज थी आपकी, ये एक स्टेज आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली स्टेज की ओर। चलिए, तो अगली स्टेज शुरू करने से पहले ये देखिए ऑफर है आपके लिए, इसको आप समझ लीजिए। सीटेट की चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या फिर पेपर 2 की, व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। सारे सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन सब्जेक्टों के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे सीधे सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रिंटेड नोट्स होंगे, अच्छे क्वालिटी के नोट्स होंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है, PYQ भी भर भर के मिलेंगे आपको तैयारी करने के लिए, आप चिंता ना करें। तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने नोट्स कहीं से भी ले रखे हैं या आपके पास ऑलरेडी बुक्सें हैं तो इनको लेने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। लेकिन अभी तक आपके पास कुछ भी विषय वस्तु नहीं है अच्छी पढ़ने के लिए, ठीक है, अच्छा कंटेंट आपके पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से आपको लेने चाहिए। ये मौका है, गोल्डन चांस है, इस बार सीटेट निकाल लो। ठीक है, तो बेहतर है। अगला देखिए, अब देखिए, अब जो आपकी स्टेज आ गई दोस्तों, ये आ गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, अब इसको समझिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वो है 2 से कितनी है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। अब देखो इसमें इसे समझो फर्स्ट पॉइंट को, अहमकारता। ठीक है, ये क्या होती है, तो ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो, जब बच्चा यह सोचने लगता है कि जो वह देख रहा है वही सब कुछ सही है, यानी जब बच्चा यह सोचना शुरू कर दे कि जो वह देख रहा है या सोच रहा है वह सब ठीक है, तो ये क्या है, उसका अहमकारता है। अब देखो जीववाद, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है जीववाद। जीववाद क्या होता है, तो जीववाद ये होता है जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, यानी सजीव और निर्जीव में जब अंतर नहीं कर पाता है तो ये क्या है, जीववाद है। अगला देखिए, ये है केंद्रीयन यानी सेंट्रियन। दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पेपर में बना है। सेंट्रियन यानी केंद्रीयन क्या है, एक समय में किसी वस्तु के केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति को हम केंद्रीयकरण कहते हैं। यानी एक समय में
किसमें? एक समय में वस्तु के केवल एक विशेषता पर, बच्चा केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे रहा है, बकाया और किसी पर नहीं। तो ये प्रवृत्ति क्या है? ये सेंट्रियन है, यानी केंद्रीकरण है। ठीक, अब देखो यहाँ पे आपलटन। आपलटन का मतलब समझो, सीधे सीधे यहाँ पे आपलटा भी। ठीक है, आपलटा भी ये क्या है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में छपा है, तो इसके बारे में समझो। देखो, इसमें बच्चा जो है वो वस्तुओं, संख्याओं और समस्याओं को उल्टना पलटना नहीं सीखता। इसी को हम कहते हैं आपलटन। इसी को हम क्या कहते हैं? आपलटन। इसमें जो बच्चा है वो वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं को आदि को उल्टना पुलटना नहीं जानता। जैसे अगर आपने उदाहरण दिया बच्चों को, आपने लिख दिया 4 + 6, तो उसने जोड़ कर दिया 10, और आपने यही संख्या उल्टी कर दी, आपने लिख दिया 6 + 4 बराबर, तो बच्चे को ये नहीं पता ये कितना आएगा। यानी ये जो गुण है, ये गुण है इस अवस्था में नहीं होता। कौन सी अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये गुण नहीं आता। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपलटन है। ठीक है, अगला देखो, संरक्षण। तो संरक्षण क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन बना है कई बार। देखो, अगर किसी वस्तु के आकार, यानी अगर किसी वस्तु के आकार, ठीक है, आकार, साइज, आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसकी मात्रा यानी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन छोटे बच्चे इसे समझ नहीं पाते। अब जैसे मैंने लेता हूँ, कोई वस्तु लेता हूँ, जैसे मैंने एक गिलास ले लिया, दोनों गिलास क्या हैं? बराबर है। यहाँ पर क्या है? दोनों गिलास बराबर हैं। ठीक, अब मैंने 1/2 लीटर यानी आधा लीटर मैंने दूध ले लिया, आधा लीटर मैंने दूध ले लिया। यहाँ पे चलो बराबर नहीं है, एक गिलास छोटा रखो और एक गिलास करो बड़ा, यही सटीक बैठेगा, क्योंकि एक गिलास छोटा और एक गिलास बड़ा करना है। आधा लीटर दूध है, आधा लीटर आप छोटे गिलास में डाल दो और यही आधा लीटर आप बड़े वाले गिलास में डाल दो। तो देखो बच्चा क्या करेगा? बच्चे के सामने रख दो आप, तो बच्चा ये छोटे वाले को नहीं पकड़ेगा। किसे पकड़ेगा? बच्चा तुरंत बड़े वाले को पकड़ेगा, क्योंकि उसे बड़ा वाला गिलास है तो उसे ये नहीं पता मात्रा कितनी है। अब देखो उसने क्या करा, अगर देखो इसी के लिखा है, अगर किसी वस्तु के आकार यानी साइज और आकृति में परिवर्तन कर दिया जाए। देखो साइज में परिवर्तन है, ये छोटा है ये बड़ा है, लेकिन उसकी मात्रा सेम थी। आधा लीटर दूध इसमें था, आधा लीटर इसमें था, तो उसकी जो मात्रा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है वो नहीं समझ पाता, उसे नहीं पता कि छोटे में छोटा कम दूध है और बड़े में भी उतना ही दूध है, छोटे में भी उतना ही है, बड़े गिलास में भी उतना ही है, लेकिन बच्चा फिर भी क्या है? बड़ा गिलास पकड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ जो है वो इस स्टेज में नहीं आती है। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है मूर्त संक्रियात्मक स्तर से पहले की अवस्था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चा आकार, दूरी, वजन, संख्या आदि की अवधारणा को पूरी तरह नहीं समझ पाता है। यानी आपने क्या समझा? इस अवस्था में जो बच्चा है वो आकार, दूरी, वजन, संख्या आदि की अवधारणा को पूरी तरह से नहीं समझ पाता है। अब देखिए क्रमबद्धता। क्रमबद्धता क्या होती है? ठीक है, क्रमबद्धता क्या होती है इसको थोड़ा सा समझो। देखो, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं को उनके आकार के अनुसार क्रम में नहीं सीख सकता या नहीं सीख पाता है। यानी इसके कहने का मतलब ये है, इसमें बच्चा जो है वो वस्तुओं, उन संख्याओं को उनके आकार के क्रम में नहीं रख पाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण अगर मैं आपको दूँ कि भाई 4 पेन हैं, एक पेन इतना छोटा है, दूसरा इतना बड़ा है, चौथा इतना बड़ा है, पांचवा इतना बड़ा है, तो वो ये क्रम से नहीं लगा सकता। ठीक है, ये वाली बुद्धि है वो इस उम्र में नहीं आती। कितनी बात आपने समझ ली? आपने क्या समझा? आपने समझा अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जितने पॉइंट थे आपके, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के थे। जो एज थी वो 2 से 7 वर्ष थी। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहा हो, समझ में चीज़ें आ रही हों, तो तुरंत वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। अब जो अगली हमारी स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इस स्टेज से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर बार क्वेश्चन इसी स्टेज का या फिर इससे जो पहले वाली स्टेज थी यानी 2 नंबर और 3 नंबर स्टेज, इनसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी इसकी जो उम्र होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है क्या? तो देखो 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां वह ठोस यानी मूर्त वस्तुओं के आधार पर तार्किक सोच विकसित कर लेता है। क्या कर लेता है? ठोस वस्तुओं के आधार पर बच्चा क्या कर रहा है? तार्किक सोच विकसित कर रहा है। अब इसमें आगे समझो, बच्चा अब केवल देखकर नहीं, यानी पहले वाली जो स्टेज थी उसमें बच्चा देखकर, लेकिन इस स्टेज में बच्चा अब केवल देखकर नहीं बल्कि सोच समझकर, बल्कि क्या है? सोच समझकर और तर्क के साथ निर्णय लेने लगता है। यानी सोच समझकर और तर्क के साथ क्या है? निर्णय लेने लगता है। लेकिन यह सोच केवल वास्तविक वस्तुओं तक सीमित है। ये जो सोच है बच्चे की, ये केवल वास्तविक वस्तुओं तक ही सीमित है। आगे समझिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताएं क्या हैं समझिए। देखो इस स्टेज में क्या है? संरक्षण की समझ। यानी पहले वाली जो स्टेज थी, इससे पहले वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण की समझ जो थी बच्चे के पास नहीं थी, लेकिन अब बच्चा समझने लगता है। अब बच्चा समझने लगता है कि आकार और आकृति से मात्रा नहीं बदलती, आकार और आकृति से मात्रा नहीं बदलती। इस स्टेज में बच्चा समझने लगा है। ये कौन सी स्टेज है? ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष। उदाहरण के तौर पे समझो, दोनों गिलास में बराबर पानी है। अब वो समझ जाएगा, चाहे गिलास छोटा दिया आपने या फिर बड़ा, दूध दोनों में बराबर है, आधा आधा लीटर है। अब वो इस स्टेज में आ गया है, यहाँ पे समझने लगा है आप बातों को। अब उसे आप चूतिया नहीं बना पाओगे। ठीक है, देखो एक गिलास का पानी लंबी बोतल में डाल दीजिए आप, तो बच्चा कहेगा कि पानी उतना ही है, बस बोतल का आकार अलग है। यानी अब बच्चा देखो चालाक हो गया, बच्चा आराम से यहाँ पे इस अवस्था में सीखने लगा। अब आप उसे गुमराह नहीं कर पाओगे। तो पानी उतना ही है, वह उस बोतल का आकार अलग है। ठीक है, वो यहाँ पे चीज़ों को समझने लगा। पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा धोखा खा जाता था, वहाँ पे आप बच्चों को बहला फुसलाकर काम चला लेते थे, लेकिन इस स्टेज में आ गए तो बच्चे को आप बहला फुसला के काम नहीं चला पाओगे, क्योंकि उस स्टेज में वो धोखा खा गया। इस अवस्था में धोखा नहीं खाएगा। यहाँ पे समझदारी उसके अंदर ये वाली आ गई। अब देखो अगला पॉइंट है प्रतिवर्तनीयता। ठीक है, तो ये वाला गुण भी उसके अंदर आ गया। यानी अब बच्चा सोच को उलटकर देख सकता है। अब जो बच्चा इस अवस्था में है वो सोच को उलटकर देख सकता है। उदाहरण के तौर पे अगर बच्चा जानता है कि 4 + 6 = 10 हुआ, तो वह यह भी अब समझेगा कि 4 - 6 बराबर कितना हुआ? 10 - 6 बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। अब बच्चा यहाँ पे चीज़ों को समझने लगा। या फिर आप इसे अब उल्टा कर दो, 6 + 4 = 10 कर दो, तो वो 6 + 4 बराबर आराम से जोड़ लेगा अब 10। ये वाली सोच पहले वाली अवस्था में नहीं थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं थी, लेकिन जो अब पढ़ रहे हो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष है, इसमें आ गया। ये क्षमता जो थी वो पहले वाली में नहीं थी। अगला पॉइंट है वो है क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता क्या है? क्रमबद्धता के बारे में समझो। जैसे आपने पूर्व बाल्यावस्था वाली स्टेज समझी थी, उसमें वस्तुओं को वो छोटे बड़े क्रम में व्यवस्थित नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस वाली स्टेज में वो छोटी बड़ी वस्तुओं को क्रम में लगा रहा है। देखो विभिन्न लंबाइयों की पेंसिल जो है वो उसे दे दो, तो बच्चा उसे छोटी से बड़ी क्रम में लगा देगा। ठीक है, यानी छोटे से बड़े क्रम में बच्चा लगा देगा। ये वाला जो क्रमबद्धता वाला गुण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है। अब जो अगली हेडिंग है हमारी वो है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण क्या है इसके बारे में थोड़ा समझो। देखो वर्गीकरण यानी बच्चा जब वस्तुओं को एक से अधिक आधारों पर वर्गीकृत कर सकता है। बच्चा अब वस्तुओं को एक से अधिक आधारों पर क्या है? वर्गीकृत कर सकता है। उदाहरण के तौर पे देखो फल दिए जाए, ठीक है, सेब, केला, आम, अंगूर जैसे, तो बच्चा कहेगा यह सब फल हैं। यह सब क्या हैं? फल हैं, लेकिन इनके रंग और आकार अलग अलग हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो बात है वर्गीकरण वाली, यहाँ पे विकसित बच्चे के अंदर हो गई। ठीक है, चाहे आप सेब दो, केला दो, आम दो, अंगूर दो, बच्चा यही कहेगा ये सब क्या है? फल हैं।
लेकिन इनके रंग और आकार क्या है, अलग अलग है। ये वाली जो सोच है इस बच्चे के अंदर मूर्त संक्रात्मक अवस्था में आ गई, जिसकी उम्र क्या है 7 से 11 वर्ष। चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ये तो आपका कमेंट ही बताएगा। आप कमेंट करिएगा। देखिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक का आप नाम लिखिए कमेंट में, मैं उसी टॉपिक पर आपके लिए वीडियो सबसे पहले लेके आऊँगा। मेरा काम है आपकी समस्या को दूर करना, ठीक है, आपको उलझाना नहीं है। तो CDP के अंदर जिस टॉपिक में आपको समस्या आ रही है, कोई सा भी टॉपिक है XYZ, उस टॉपिक का नाम लिखिए, सबसे पहले मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बना के आपको दूंगा। तो देखिए, केंद्रीकरण का अंत, यानी अब बच्चा केवल एक गुण पर ध्यान नहीं देता। यानी अब जो बच्चा है इस एज में वो केवल एक गुण पर ध्यान नहीं देता, बल्कि सभी गुण पर विचार करेगा। बल्कि क्या है, सभी गुणों पर क्या है, विचार करेगा। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे लंबी बोतल, चौड़े गिलास में पानी देखकर बच्चा अब सिर्फ ऊंचाई पर नहीं, बल्कि बच्चा ऊंचाई पे नहीं बल्कि मात्रा, चौड़ाई और प्लस आकार सब देखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो गुण है इस अवस्था में आ गया। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा वो है तार्किक परिणाम की तार्किक समझ, यानी कारण परिणाम की तार्किक समझ। ये क्या है, ये देखो, बच्चा जो अब तर्क के साथ कारण और परिणाम जोड़ता है। यानी पहले वाली स्टेज में बच्चा नहीं जोड़ पा रहा था, ठीक है, लेकिन इस स्टेज में बच्चा क्या कर रहा है, अब बच्चा तर्क के साथ कारण और जो परिणाम है वो जोड़ता है। उदाहरण के तौर पे समझो, जैसे अगर बच्चा कहे कि आज बारिश हुई इसलिए सड़क क्या है, गीली है, तो ये क्या है, तर्कपूर्ण सोच का संकेत है। ये बच्चे का क्या है, तर्कपूर्ण सोच का संकेत है। तो ये कौन सी स्टेज चल रही है, बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कौन सी अवस्था की बात चल रही है, ठीक है। कहीं आप और चले गए हो, वीडियो में ध्यान से रहिएगा। देखो, अहंकारता की कमी, यहाँ पे समझो, अब बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण समझने लगता है। यानी अब जो बच्चा है वो दूसरों का दृष्टिकोण जो है वो समझने लगता है। उदाहरण, यानी बच्चा समझ सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ जरूरी नहीं वह सामने वाला भी वही देखे। यानी जो मैं देख रहा हूँ जरूरी नहीं वह सामने वाला भी वही देखे। अब इस अवस्था में क्या नहीं होता, ये चीज़ नोट करने की है। कॉपी कलम आप लेके बैठिएगा, इन चीज़ों को नोट करिएगा जो अब चीज़ें आपके सामने हैं। ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो समझो, मैं एक एक चीज़ को क्लियर करा के जाऊँगा इस वीडियो में। समझो, इस अवस्था में क्या नहीं होता। दोस्तों, अमूर्त जो सोच है वो इस अवस्था में नहीं आती। अमूर्त सोच इस अवस्था में नहीं आती। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप पढ़ रहे हो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त सोच नहीं आती। कल्पनात्मक तर्क नहीं होता। केवल विचारों पर आधारित निर्णय नहीं होता। केवल विचारों पर आधारित निर्णय नहीं होता। सोच मूर्त वस्तुओं पर ही आधारित होती है। क्या लिखा है, सोच जो है केवल मूर्त वस्तुओं पर ही आधारित होती है। इसके फैक्ट को समझो, जो मैंने फैक्ट डाला हुआ है। देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है। आपने क्या समझा, आपने समझा जो हम उम्र बच्चे की पढ़ रहे हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष है, इसमें बच्चा ठोस वस्तुओं के आधार पर तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है। आपने यही तो समझा। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने डाले हुए हैं इनको ध्यान से समझिएगा, यही मेन है, ठीक है, यही पॉइंट मेन है। क्या है, देखो, संरक्षण, तो इस अवस्था में संरक्षण का गुण होता है, ये बिल्कुल सही बात है। क्रमबद्धता, क्रमबद्धता का जो गुण है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट है वर्गीकरण, वर्गीकरण का भी गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो ये भी बात सही है। प्रतिवर्तनीयता, ये भी गुण आ जाता है, तो ये भी बात सही है। ये पॉइंट सारे पॉजिटिव हैं, सही हैं। कौन सी अवस्था के हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के हैं। कौन सी एज है, तो ये आपकी 7 से 11 वर्ष की बात हो रही है। क्या नहीं होता, तो इस अवस्था में अमूर्त चिंतन नहीं होता। नोट करके लिखिए, इस अवस्था में जो है वो अमूर्त चिंतन नहीं होता।
उम्मीद करता हूँ ये वाली जो आपकी स्टेज थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने कहा था मैं क्लियर करके जाऊंगा इस वीडियो में, तो क्लियर करके जाऊंगा। ठीक है, ये देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की ही बात हो रही है। चलिए इस स्लाइड को भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज देगी स्लाइड, क्योंकि स्लाइड इस तरीके से बनाई गई है। देखिए ये वाली जो स्लाइड है वो रिपीट हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली स्लाइड रिपीट हो गई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि सभी बच्चे अच्छे से इसकी तैयारी कर लें। तो एक स्टेज बची है, वो भी मैं देखता हूँ अभी। चौथी वाली जो अवस्था है अपनी, वो क्या है? अमूर्त औपचारिक अवस्था। इसको समझिए, इसको समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इसकी जो एज है वो आपकी 11 से 15 वर्ष व उससे ऊपर की एज की बात होती है। तो अमूर्त औपचारिक अवस्था क्या है, इसके बारे में आप समझिए। देखो, इस अवस्था में बच्चा अब जो होता है वो किशोर हो जाता है, ठोस वस्तुओं के बिना भी सोच सकता है। लेकिन जो इससे पहले वाली अवस्था थी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी, उसमें जो थी वो सोच वो ठोस वस्तुओं के आधार पे थी। लेकिन इसमें ठोस वस्तुओं के बिना भी बच्चा सोच सकता है। यानी अब जो सोच है वो तर्क, कल्पना, संभावना प्लस परिकल्पना पर आधारित होती है। इस लाइन को आप नोट करिएगा, अपनी कॉपी में लिखिएगा। यानी जो आपकी अमूर्त औपचारिक अवस्था है, 11 से 15 वर्ष वाली अवस्था है, इसमें अब बच्चा जो है वो सोच, तर्क, कल्पना और संभावना, परिकल्पना पर आधारित होती है। ये सोच, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बच्चा क्या है, बच्चा क्या है के साथ साथ क्या हो सकता है पर भी विचार करता है। यानी बच्चा क्या है के साथ साथ क्या हो सकता है पर भी विचार क्या है, करता है। इस अवस्था की विशेषताएं क्या हैं, इसको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन तो बनता है। अमूर्त चिंतन, ठीक है, विशेषता देखिए भैया क्या विशेषताएं हैं। देखो, अब बच्चा ऐसी चीजों पर भी सोच सकता है। अब बच्चा ऐसी चीजों पर भी सोच सकता है जो उसे दिखाई नहीं देती। जैसे उदाहरण के तौर पर न्याय, स्वतंत्रता, ईमानदारी, प्रेम। या फिर पहले क्या करता था, जो चीज़ें उसे दिखी वही सच है, जो चीज़ें उसे दिखे वही सच है। लेकिन अब नहीं, अब क्या है, जो दिखता नहीं वह भी सच हो सकता है। यानी जो बच्चों को दिखता नहीं वह भी क्या है, सच हो सकता है। मूर्त अवस्था की बात करें, जैसे उसने बाल को देखा तो बॉल को देखकर सोचने लगा। टमाटर, डॉल, ठीक है, देखकर सोच, चीज़ों को देखकर सोच। लेकिन अमूर्त अवस्था में है भैया सोचकर और समझकर, ठीक है, सोच समझकर। यानी परिकल्पनात्मक चिंतन क्या होता है, अब आप समझिए। हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ये जो है परिकल्पनात्मक सोच है, ये भी औपचारिक अवस्था की बात हो रही है, इसी एज की बात हो रही है। क्या है एज, वो है 11 से ऊपर। बच्चा अब अगर ऐसा हो जाए तो पर सोच सकता है। यानी बच्चा अब अगर ऐसा हो जाए तो पर सोच सकता है। उदाहरण के तौर पे समझिए, तब आपके समझ में आएगा। जैसे यानी अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना हो तो क्या होगा। ये जो सोच है ये औपचारिक अवस्था की है। अगर मैं रोज 6 घंटे पढूं तो मेरा रिजल्ट कैसा आएगा। ये जो सोच है कैसी है, ये जो सोच है कौन से स्टेज की है, ये सोच बताइए कौन से स्टेज की है, कमेंट आप कीजिएगा। नेक्स्ट है वैज्ञानिक एवं तार्किक सोच। यानी बच्चा समस्या को वैज्ञानिक तरीके से हल करता है। अब बच्चा वैज्ञानिक तरीके से हल करने लगा तो ये कौन सी अवस्था हुई, किस अवस्था की बात हो रही है। किसी पौधे पर प्रयोग करना, एक पौधों को पानी देना, दूसरे को ना देना और फिर परिणाम देखना। ठीक है, यानी समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। ठीक है, ये सबकी बात कहाँ पे हो रही है, वो कौन सी स्टेज है, जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से कमेंट करिएगा। नेक्स्ट देखिए भविष्य के बारे में सोच। यानी भविष्य के बारे में सोच, अब बच्चा यहाँ पे सोच रहा है। अब बच्चा केवल वर्तमान में नहीं जीता बल्कि भविष्य की योजना भी बनाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो मुझे डॉक्टर बनना है। क्या है? मुझे डॉक्टर बनना है, इस विषय से मेरा कैरियर बनेगा। ये सोच कहाँ पे आएगी, किस स्टेज में आएगी, जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। नैतिक एवं दार्शनिक चिंतन, मोरल थिंकिंग, यानी अब बच्चा जो है सही है गलत पर गहराई से सोचने लगता है। जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, जैसे चोरी गलत क्यों है, नियम सबके लिए बराबर क्यों नहीं, ये सोच कौन सी एज की है? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। उम्र की बात करें तो 11 से ऊपर की बात हो रही है। नेक्स्ट है समस्या समाधान की उच्च क्षमता। समस्या समाधान की उच्च क्षमता यानी अब जो बच्चा है वो एक ही समस्या के कई समाधान सोच सकता है। यानी अब बच्चा जो है वो एक ही समस्या के कई समाधान जो हैं वो सोच सकता है। अगर हम उदाहरण की तौर पे देखें तो अगर परीक्षा में कम नंबर आए, यानी अगर परीक्षा में कम नंबर आए तो पढ़ने का तरीका बदलना, टाइम टेबल बनाना, मदद लेना, ये सब किसके लक्षण हैं, कौन सी स्टेज के? तुरंत आपका जवाब होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये पॉइंट मेन है, इनको कॉपी में लिखिएगा। देखो, इस अवस्था में क्या नहीं कहा जा सकता, सोच केवल वस्तुओं तक सीमित है, ये इस अवस्था की बात नहीं है, गलत है। जब पेपर में छपे सोच केवल वस्तुओं तक सीमित है, औपचारिक अवस्था वहाँ पे नहीं होगा। बच्चा कल्पना नहीं कर सकता, ये भी गलत है, ये भी औपचारिक अवस्था की बात नहीं है। यह सबसे उन्नत संज्ञानात्मक अवस्था है, इसको नोट करिएगा। यानी जो औपचारिक अवस्था है यह सबसे उन्नत संज्ञानात्मक अवस्था है। क्लियर? अब देखो जो फैक्ट मैंने डाला हुआ है ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। क्या कह रहा है फैक्ट? क्या कह रहा है फैक्ट? इसको समझिए। अमूर्त औपचारिक अवस्था में बालक जो होता है वो अमूर्त, परिकल्पनात्मक एवं तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन यही छपेगा। जब अमूर्त औपचारिक अवस्था में बालक अमूर्त, परिकल्पनात्मक, तार्किक चिंतन करने में सक्षम होता है। इन शब्दों को नोट करिएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। पॉइंट, अमूर्त चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन औपचारिक अवस्था में होता है, नोट करिए। परिकल्पनात्मक चिंतन होता है औपचारिक अवस्था में, इसको नोट करिए। वैज्ञानिक सोच होती है, औपचारिक अवस्था की बात हो रही है, इसको नोट करिएगा। भविष्य की योजना बनाना, तो बच्चा इस एज में भविष्य की योजना बनाता है, इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट है केवल ठोस वस्तुओं पर निर्भरता। केवल ठोस वस्तुओं पे जब भी निर्भरता आए तो औपचारिक अवस्था नहीं होगी। फिर कहोगे आप फिर क्या होगा? तो इससे पहले मैंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को पढ़ाया, तो उस अवस्था में केवल ठोस वस्तुओं पर निर्भरता थी, इसको भी याद करिएगा। मैंने आज के वीडियो में सारी की सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर की है। तो दोस्तों अब देखिए 3 स्टेज एक साथ एक नज़र में। जब इंद्रिय गामक की बात हो यानी जन्म से 2 वर्ष की बात हो तो बच्चा वहाँ पे करके सीखता है। और जब मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा पहुँचता है 7 से 11 में तो बच्चा देखकर प्लस सोचकर। नेक्स्ट जब अगली स्टेज में पहुँचे और अमूर्त औपचारिक में तो बिना देखे सोचता है। क्या करता है? बिना देखे सोचता है। तो आज की जो वीडियो थी वो जीन पियाजे की थी। जीन पियाजे की मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है कि भाई टॉपिक आपको, कंसेप्ट जो आपको है वो क्लियर हो जाए। अब उम्मीद करता हूँ आप कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप जुड़िएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।